विधान परिषद सदस्य डॉक्टर राजेश कुशवाहा जी, हिंदी अच्छी शाला के विभाग अध्यक्ष कुलानुशासन प्रोफेसर शैलेश शर्मा जी, हमारे विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर जगदीश शर्मा जी, अभी जिन्होंने प्रेमचंद सृजन पीठ का कार्यभार निदेशक के रूप में ग्रहण किया है, ऐसे और हमारे परिवार के सदस्य हैं डॉक्टर मुकेश जोशी जी, हमारे बीच मंचासीन हमारे पूर्व विभागाध्यक्ष और उत्सव मूर्ति प्रोफेसर हरिमोहन पुदुलिया सर, और हमारी प्रिय दीदी आचार्य राममूर्ति त्रिपाठी जी की बड़ी बेटी विभा दीदी, बहुत अच्छा जो संचालन कर रही है पूजा परमार, और मेरे जीवन साथी श्री अरविंद नायक जी, और सभागार में उपस्थित आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। जो आज है उस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज भारतीय काव्य चिंतन परंपरा, भारतीय दर्शन परंपरा और निगमागम मूलक भारतीय संस्कृति के यदि प्रतिनिधि व्याख्याकार हैं और नए समय के अनुरूप उस पर विमर्श करने वाले कोई व्यक्तित्व हुआ है संपूर्ण देश में, तो उसमें आचार्य गुरुवर राममूर्ति त्रिपाठी जी का नाम लिया जाता है। आचार्य गुरुवर राममूर्ति त्रिपाठी जी ने उस समय में, जबकि भारत आज़ाद नहीं हुआ था, उन्होंने उस समय सपना बुना था भारत की सांस्कृतिक आज़ादी का। राजनीतिक दृष्टि से यह देश आज़ाद हो जाएगा, लेकिन इस देश को यदि सांस्कृतिक दृष्टि से हम लोग स्वतंत्र नहीं करेंगे तो यह आज़ादी अधूरी रहेगी। तो गुरुजी ने इस दिशा में उस समय प्रयास किया, जबकि वो एक तरह से किशोरावस्था में थे। उनके जो गुरुजी थे, उनके जो मामा थे, गुरु और मामा एक ही थे, बाद में वे महेश्वरानंद सरस्वती जगत गुरु शंकराचार्य के रूप में सुविख्यात हुए। उनके आश्रय में रहते हुए उन्होंने विद्या अध्ययन किया, प्राच्य पद्धति से अध्ययन किया, उसके बाद पाश्चात्य पद्धति से अध्ययन किया, यानी एक विरल व्यक्तित्व उनका है जिसमें आपको प्राच्य और पाश्चात्य दोनों का समन्वय देखने को मिलेगा। आज युवा पीढ़ी जो है उनका अनुकरण कर रही है क्या? हम लोग प्रयास करते हैं नई पीढ़ी के मध्य और उनके और नई पीढ़ी के मध्य सेतु बने, और इसके लिए ये जो आयोजन अभी हुआ आपने देखा उसमें कि गुरुवर आचार्य राममूर्ति त्रिपाठी जी का स्मरण किया गया, और ये हमें सौभाग्य मिलने जा रहा है कि 2028 में यानी 2 वर्ष बाद उनका जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है। तो स्थान स्थान पर आयोजन होंगे, स्थान स्थान पर नई पीढ़ी को उन पर केंद्रित शोध आलेख लेखन के लिए प्रवृत्त किया जाएगा। उनसे कहा जाएगा कि वे उनके साहित्य का अवगाहन करें और उसको हस्तांतरित करें। कोई भी ग्रंथ में निबद्ध ज्ञान राशि केवल ग्रंथालय की वस्तु नहीं है। जब तक वह लोगों तक नहीं पहुंचती, शिक्षालयों तक नहीं पहुंचती, नई पीढ़ी तक नहीं पहुंचती, उसकी कोई उपादेयता नहीं है। अतः नई पीढ़ी के मध्य त्रिपाठी जी के द्वारा आरोपित संदेशों को, उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए मूल्यों और प्रतिमानों को पहुंचाने के लिए यह विभाग और यह विश्वविद्यालय प्रतिबद्ध है। पंडित आचार्य राममूर्ति त्रिपाठी जी के जयंती के अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? भारत की जो समृद्ध और उतनी ही समकालीन भी है, आचार्य राममूर्ति त्रिपाठी भारत की उसी पांडित्य परंपरा के एक बहुत ही प्रतिनिधि और भास्वर स्वर थे। मूल रूप से वे काशी की पांडित्य परंपरा में आते हैं, लेकिन ये सचमुच में एक बहुत विलक्षण संयोग है कि आचार्य त्रिपाठी जी जितने काशी की पांडित्य परंपरा के प्रतिनिधि थे, उतने ही वे उज्जैनी की पांडित्य परंपरा के भी प्रतिनिधि थे। इस प्रकार से उन्होंने काशी और उज्जैनी इन दोनों ही स्थानों की अत्यंत प्राचीन परंपरा को अपने ढंग से न केवल समृद्ध किया, बल्कि उसे एक नया रूप भी दिया। वे मूल रूप से भारतीय काव्यशास्त्र के विद्वान थे, लेकिन भारतीय काव्यशास्त्र के साथ साथ उन्होंने भारतीय दर्शन, भारतीय आगम शास्त्र
तथा संस्कृत विद्या के जो विभिन्न अनुशासन हैं उनका भी बहुत विस्तार के साथ और बड़ी गहराई के साथ अध्ययन किया। यही कारण है कि उनका जो अध्ययन था वो बहुत विशाल था। वे बहुत शुद्ध विद्वान थे और इसी पांडित्य का, इसी विद्वत्ता का उपयोग करते हुए उन्होंने 50 से अधिक ग्रंथों की रचना की। उनके ग्रंथ न केवल भारतीय काव्य शास्त्र का एक सर्वांगीण चित्र प्रस्तुत करते हैं, इसके साथ ही भारतीय धर्म साधना के विभिन्न पक्षों को भी वे उतनी ही समग्रता में प्रस्तुत करते हैं। वे उन विद्वानों में थे जिनका संस्कृत और हिंदी पर समान रूप से अधिकार था। यदि हम उन्हें संस्कृत का विद्वान कहेंगे तो ये शायद उन्हें सीमित करना होगा। इसी प्रकार से कुछ लोग यदि उन्हें हिंदी का विद्वान कहेंगे तो भी एक प्रकार से उनके पांडित्य को मर्यादित करना होगा। वे जितने संस्कृत विद्या में डूबे हुए थे उतना ही अधिकार उनका हिंदी साहित्य के विभिन्न अनुशासनों पर था। वे हिंदी के उन विरल विद्वानों में से थे जो आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक की सभी शाखा प्रशाखाओं पर उनका असाधारण अधिकार था। वे जितने बड़े आदिकाल के विद्वान थे उतने ही बड़े भक्तिकाल के भी और उतने ही बड़े रीतिकाल के भी। वे जितने बड़े सैद्धांतिक आलोचक थे उतने ही बड़े वे व्यावहारिक आलोचक भी थे। उनकी व्यावहारिक आलोचना हमें कई ग्रंथों में दिखाई देती है। वे न केवल व्यंजना के आलोक में नई कविता का मूल्यांकन करते हैं, वे लक्षणा के माध्यम से समकालीन कविता को भी समझने का प्रयत्न करते हैं। वे भक्तिकाल के विभिन्न कवियों पर महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखते हैं, रीतिकाल के अनेक महत्वपूर्ण कवियों पर उनका कार्य है। इसके साथ ही आधुनिक काल में चाहे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हो या महावीर प्रसाद द्विवेदी हो या मैथिली शरण गुप्त हो या फिर छायावाद के सभी कवि हों, इन सभी कवियों पर उनका मूल्यवान आलोचनात्मक लेखन है। वे एक ऐसे आलोचक थे जिनमें एक खास प्रकार की सहृदयता थी, एक खास प्रकार का उनका वैचारिक रुझान था, जिसके चलते वे सभी कवियों पर काम करते समय उस कवि के द्वारा निरूपित अनुभव संसार को तो हमारे सामने लाते ही थे, उस अनुभव संसार के पीछे जो जीवन दृष्टि काम कर रही है, जो उसका दार्शनिक बोध काम कर रहा है, उसको भी हमारे सामने लाते थे। इस प्रकार से किसी भी कवि की कविता का मूल्यांकन करते समय उस कवि का समग्रता में मूल्यांकन आचार्य त्रिपाठी करते थे, जो कि हिंदी आलोचना की एक बहुत ही विरल घटना है। जब जब हिंदी आलोचना को अंधेरे में भटकेगी, जब जब हिंदी आलोचना अपनी जड़ों से दूर जाएगी, तब तब आचार्य राममूर्ति त्रिपाठी जी का जो मूल्यवान लेखन है वो हमारे पथ को हमेशा के लिए आलोकित करता रहेगा। अच्छा, उनके जो रिक्त स्थान को कैसे भरेंगे आप? वे जो काम कर गए हैं, चूँकि अब बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी है, अब उतना परिश्रम, उतनी शास्त्र के प्रति निष्ठा, उतनी अध्ययनशीलता अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। जिस प्रकार के नए संचार माध्यम आए हैं जिन्होंने व्यक्ति को पुस्तकों से दूर कर दिया है, विद्या से दूर कर दिया है, ऐसे में उनके स्थान को तो भरा नहीं जा सकता। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निरंतर उनके बताए हुए रास्ते पर न केवल चल रहे हैं बल्कि उनकी रचनाओं को समझ करके और उन्हें समझाने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कहते कि ये त्रिपाठी जी के ने जो काम किया वो आगे नहीं हो सकता या नहीं हो रहा है, हो सकता है कि उसकी मात्रा कम या अधिक हो सकती है, लेकिन उन्होंने विद्या की जो परंपरा का आरंभ किया वो परंपरा निश्चित रूप से अभी भी जारी है और आगे भी जारी रहेगी, ऐसी हम शुभकामना करते हैं। जो जयंती बन रही है, इसके उपलक्ष्य में ये जो आयोजन रखा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये हर वर्ष ये आयोजन किया जाता है 4 जनवरी को। इस साल रविवार होने के कारण ये 5 जनवरी को आज किया गया है। त्रिपाठी जी हिंदी विभाग यहाँ पे प्रारंभ करने का श्रेय त्रिपाठी जी को जाता है। शुरू से आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी जी ने जब यहाँ हिंदी विभाग की शुरुआत की तो सबसे पहले वो त्रिपाठी जी को यहाँ बुलाया उन्होंने। बचपन में त्रिपाठी जी का जन्म 4 जनवरी 1929 को वाराणसी जनपद के नीबी कला नाम के गांव में हुआ और बचपन में आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी और जिस मतलब जो सामान्य ब्राह्मण परिवार में जिस तरह का वातावरण रहता है, पिता की मृत्यु 1-1.5 वर्ष के थे तब पिता की मृत्यु हो गई। एक छोटा भाई था जो हुआ भी नहीं था उस टाइम वो जब उनके पिता की मृत्यु हुई। दूसरा भाई, ये लोग 2 भाई थे, तो छोटे भाई की मृत्यु भी जब ये बीए कर रहे थे उस टाइम कुछ ज़्यादा
बुखार के कारण उसको तपेदिक कुछ ऐसा हो गया था और वो नहीं रहा था। तो इस तरह से वो अकेले ही रहे, उनके कोई भाई बहन नहीं बचे बाद में। जो उनके छोटे भाई थे उनका बेटा भी गांव में नीवी कला में ही रहता है और वहाँ पे वो अपना जीवन यापन, खेती है वहाँ पे, और उनके बाल बच्चे, अच्छा परिवार है उन लोगों का भी। और यहाँ हम लोग, मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ उनकी और मेरे 4 भाई हैं छोटे। तो त्रिपाठी जी ने अपना जीवन में शुरुआती शिक्षा जो अपने गांव में प्राप्त की और उसके बाद वो बनारस आ गए और बनारस मैट्रिक के बाद उन्होंने बनारस से ही किया। उनके ज़माने में जो भी वो अलग अलग सी कोर्स होते थे वो कुछ इसके, और उसके अलावा साथ साथ उन्होंने BA MA ये सब भी किया। हिंदी यूनिवर्सिटी BHU से उन्होंने पढ़ा, वहाँ पे रोइयाँ छात्रावास में वो रहते थे और अपना वहीं पे बनाना खाना भी उन लोग का चलता रहता था, क्योंकि उतनी ज़्यादा आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, घर से अपना अनाज लाना ये सब करना, और अभावों के बीच उन्होंने अपनी शिक्षा पे ध्यान केंद्रित किया। और अब बनारस में अपने मामा के यहाँ से उन्होंने जो उच्च शिक्षा प्राप्त की और वहाँ से उनका जब पहली जो उनकी नौकरी वहाँ उन्होंने की, वो संस्कृत विश्वविद्यालय में पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने हिंदी से, जबकि संस्कृत ही उनका मुख्य विषय था, और उर्दू में भी उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, क्योंकि हिंदी की पढ़ाई उस टाइम थोड़ी महंगी, मतलब उसके लिए कुछ पैसा देना पड़ता था, और उर्दू की शिक्षा फ्री में हो जाती थी उस टाइम। और फिर 42 के जो भारत छोड़ो आंदोलन वगैरह में भी उन्होंने अपना थोड़ा योगदान दिया, और उसी के साथ साथ में उनका साहित्य और ये सब चलती रही। तो उन्होंने संस्कृत हिंदी साहित्य के अलावा उर्दू, वो सूफ़ी साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, मतलब हर जितने भी साहित्य की जितनी भी वो थी, सब जगह उन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त किया। मतलब सभी विधाओं में उनकी दिलचस्पी थी और हर विधा पे उन्होंने लिखा। उनकी 50-55 ग्रंथ उनके प्रकाशित हो चुके हैं, और उसके अलावा अनगिनत लेख अनेक पत्रिकाओं में छपते रहते थे, मतलब नियमित छपते थे। हर पत्रिका में हर महीने में भी एक आर्टिकल उनका रहता ही था। पिताजी की काव्य में जो उन्होंने लिखी है और वो आपके करीब है और आपको बहुत पसंद है, उसके बारे में अगर हम बताना चाहें। एक चीज़, उनकी किताबें ऐसी थी कि सामान्य लोग उसको मतलब थोड़े आसान नहीं थी, सामान्य लोगों के स्तर पे नहीं थी, थोड़ी क्लिष्ट उनकी भाषा भी है। और हिंदी साहित्य का इतिहास भी उन्होंने लिखा, काफ़ी उसकी तारीफ भी हुई, लेकिन हर किसी की पहुंच वहाँ एक सामान्य आदमी की उतनी ज़्यादा वो नहीं था, मतलब जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनके लेवल की थी। लेवल उनका जो था वो थोड़ा सा ऐसा था, और भाषा भी थोड़ी क्लिष्ट है, तो इसके कारण भी वो जन जन में उतने ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाई। हाँ, वो नहीं हो पाया। लेकिन जो लोगों ने उनकी समीक्षा, जो उनके गुरुओं ने और जो उनके बाकी जो भी उनके बड़े थे, उन लोगों ने सब उस चीज़ को समझा और उसको सराहा और उसकी प्रशंसा की। और बहुत सारे पुरस्कार उनको मिले, जिसमें भारत भारती पुरस्कार जैसे भी पुरस्कार थे। और मुझे याद है वो महारानी विजयाराजे सिंधिया ने 69 या कब उनके जन्मदिन पे उन्होंने आमंत्रित किया था ग्वालियर में, तो वहाँ उन्होंने एक शील्ड उनको दी थी। और उनके कौन सी किताब थी उस पर याद नहीं मुझे, उनका जन्मदिन था और उन्होंने बुलाया था और सम्मानित किया था इनको, विजयाराजे सिंधिया ने। और उसके अलावा राम नरेशाचार्य जी हैं, तो उन्होंने भी सम्मान किया इनका। और जो भी बनारस के बहुत सारा संत समाज जो है, और आज अवधेशानंद जी जैसे लोग भी हैं, सभी उनको मतलब सम्मानित, हम लोगों को उनकी वजह से सम्मान देते हैं। उनके रिक्त स्थान की पूर्ति कैसे हो गई? उनके रिक्त स्थान की पूर्ति संभव तो नहीं लगती है, क्योंकि अब वो उस परंपरा का कोई दिखाई नहीं देता है जिस परंपरा में वो आ रहे थे। जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आचार्य, ये विद्यानिवास जी और इस तरह के जो लोग थे, जो उनकी परंपरा थी,
उस परंपरा के लोग अब दिखाई नहीं देते। संस्कृत साहित्य में हैं, गिने चुने हैं, लेकिन हिंदी में तो मुझे कोई नाम नहीं समझ में आता है। हो सकता है मेरी जानकारी जितनी है जी। तो आज भी उनके जैसे विभाग में भी सब बात होती है कि उस परंपरा का अब कोई नहीं बचा है। पंडित आचार्य राममूर्ति जी की जयंती के अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? पिताजी की जयंती पिताजी के मरणोपरांत हिंदी विभाग 2009 के ऑनवर्ड से लगातार मनाते आ रहा है। 4 जनवरी 2010 से हिंदी अध्ययनशाला में और हमारे यहाँ घर पे और राम जानकी मंदिर में बड़े भाई सब इन तीनों जगह पे मनाते आए हम लोग। एक और जगह थी फ्रीगंज में, वहाँ पे भी उनके लिए जो है 4 जनवरी मनाई जाती थी। अभी विगत काफ़ी समय से हम लोग विभाग के अंदर में सारी चीज़ें कर रहे हैं। यहाँ पे हमेशा कुलानुशासक आ जाते हैं, उसके बाद में कुलपति जी आ जाते हैं और वहाँ के सारे बच्चे वगैरह रहते हैं जिनके होने से पिताजी का नाम और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक समारोह हो जाता है छोटा सा, और इस तरीके से हम 4 जनवरी उनकी बर्थडे मनाते चले आए हैं। आज पिताजी की कोई ऐसी स्मृति जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें, उनके बारे में कुछ बताना चाहें? पिताजी के साथ में साहब स्मृति का तो भंडार है। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। क्या होता है कि पिताजी हम लोग के साथ में कई बार सिनेमा घर भी जाते थे। माता बोलते थे चलो सिनेमा चलना पड़ेगा, तो बोले ठीक है चलो चलते हैं। अब यदि मान लो पिक्चर पिताजी को अच्छी लगी तो ठीक है, नहीं समझ में आती थी तो वो किताब खोल के उसी में पढ़ना शुरू कर देते थे। मतलब वो जो है अपना समय जरा भी कहीं भी जरा भी समय को खराब या व्यस्त या मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को व्यस्त रखते थे। समय का जरा भी बेसिकली क्या बोलेंगे उसको खराब नहीं होने देते थे। ऐसी बहुत सारी थी। अब एक बार मेरी तबीयत खराब हो गई ट्रेन में आते आते, तो उसने बोला कि क्या है साहब? बोले कोल्ड ड्रिंक है। तो अच्छा शीतल पेय है। ओके ओके ओके, तो बोले ठीक है दे दो, क्या है ये। एक बार हम लोग यहाँ से भोपाल गए तो उन्होंने ऑटो वालों से बोला कि एक काम करो तरण ताल पे ले लो। तो तरण ताल तो उसको समझ में नहीं आया, उसको लगा ताल पे चलना है। तो बोले यार तुम तो बहुत दूर ले आई, कहाँ है? 5 मिनट रास्ता है। तो बोले साहब आपने ताल बोला। बोले ताल कौन सा? तरण ताल बोला। मैंने कहा तरण ताल मतलब स्विमिंग पूल। बोले वही तो है यार। अरे तो बोले साहब ताल बोल रहे हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे हिंदी और उसके अंदर में जो मतलब लोगों को समझ में नहीं आता था, ऐसी भाषा का भी वो प्रयोग करते थे। और उनके लिए तो चूँकि हिंदी सब कुछ था, इंग्लिश था ही नहीं। अब वो बेचारा तरण ताल लग गया उल्टे डायरेक्शन में। ऐसे बहुत सारे सर किस्से हैं, ढेर सारे। पिताजी की जो धरोहर थी बहुत सारी, आपकी बहुत सारी कृतियाँ बुक थी, उनका क्या हुआ? पिताजी की जो हमारी सारी किताबें थी, जो उन्होंने हमने इतने समय में एक लाइब्रेरी बनाई थी, वो लाइब्रेरी हमने सिंधिया ओरिएंटल के अंदर में काफ़ी रिसर्च करने के बाद में वहाँ पे हमने जो है प्रोवाइड करी। उसमें मैं और छोटे ब्रदर ने उसके अंदर में काफ़ी कार्य करके उसमें सारी क्रमबद्ध तरीके से हमने किताबों को सबसे पहले क्रमबद्ध करा। यदि वो किताब ख़राब थी तो उसको हमने बाइंडिंग करवाई, और वो कराने के बाद में जब यहाँ पे दी तो बोले साहब आप किताब रखते आ रहे हो, लेकिन इसकी अलमारी का हमारे को कोई भरोसा नहीं है। जब भी गवर्नमेंट टेंडर निकलेगा तब, या फिर आपको डोनेट करनी पड़ेगी। तो फिर 11 अलमारियाँ हम लोगों ने सर जो है 1 नंबर जो कि जैसी कि वहाँ रखी हुई थी वो हम लोगों ने प्रोवाइड करी। और पूरी की पूरी उनकी किताबें जो कि हमारे घर में थी, हमने उसको एक वाचनालय में रखना ज़्यादा उपयुक्त समझा। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मालूम पड़े कभी हम लोग हैं कभी नहीं है, कई बच्चे पढ़ने आए कभी नहीं आए। वहाँ पे क्या होता है, इशू होती है, आप वहाँ बैठ के पढ़ लीजिए या फ़ोटो कॉपी करा लीजिए और वापस आपकी जगह पर रख दीजिए। तो वो किताबें
उस ज़माने की ऐसी दुर्लभ किताबें हैं जो आज के डेट के अंदर में अवेलेबल नहीं है और बहुत ही मतलब रेयर है और एक से एक किताबें हैं। तो वो हम लोग ने वहाँ पे दी और ये समझिए सर करीबन हमको साल भर का समय लगा पूरा क्रमबद्ध करते हुए उनको, और जिस तरीके से हमने मतलब जिस तरीके से पुस्तकालय मांगी थी उस तरीके से करके दी। इसमें कई सारी किताबें अलग अलग धर्म में थी। जैन धर्म की हमने जैन सूरी महाराज जी की यहाँ पे पीछे एक संस्था है वहाँ पे दी, जो योगीनाथ बाबाओं के ऊपर में थी वो बाबाओं को दी। जो क्रिश्चियनिटी पे थी हमने क्रिश्चियनिटी को दी, जो मुस्लिम था उनको मुस्लिमों को दिया, और जो सूफी संत टाइप के थे उनको प्रोवाइड करी। इंग्लिश वाली हमने इंग्लिश लिटरेचर की जगह करी। इस तरीके से हमने अपना पिताजी का जो है वो धरोहर, चूँकि हम लोग तो यहाँ रख के तो चूहे कहीं खराब कर देते, तो उसको हमने सब जन को लिए उपलब्ध हो जाए इसके लिए वहाँ पे प्रोवाइड कर दी। ये जो आप पिताजी की जयंती के रूप में ये मनाते हैं, भविष्य में और क्या नया करेंगे उसमें? इसके अंदर में कई सारे लोगों ने हमें कई सारी चीज़ें बोली हैं करने को। एक तो ये कि सबसे पहले तो हम पहले तो ये कोशिश करेंगे कि 7 से 10 दिन पहले इस के बारे में लोगों को मालूम पड़ जाए। कई सारे लोग जो हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं और नहीं भी जुड़े हैं लेकिन वो पिताजी से मिले हुए हैं और वो अपने संस्मरण सुनाना चाहते हैं, तो उन लोगों को हम लोग इन टाइप के जयंती में बुला करके उनसे हम नए जो उनके विचार हुए, जो उनके साथ घटनाक्रम घटित हुए, जो उनका संस्मरण है, उसको बढ़ाने की प्रयास कर रहे हैं। हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर राममूर्ति त्रिपाठी जी थे। उनके सानिध्य में मैंने अपना कार्यकाल आरंभ किया और 2 साल में आचार्य राममूर्ति त्रिपाठी जी के साथ मैंने काम किया। मैं यह कहना चाहूँगी, उस समय हम लोग की कक्षाएं सुबह लगती थी 8 से 1 बजे तक। मैंने सर को हमेशा अपने कक्ष में बैठा हुआ देखा और हमेशा हम जब पहुंचते थे तो सर अपने कक्ष में हमको मिलते थे। तो एक कहते ना मुखिया मुख सो चाहिए, तो वो जो कैसा होना चाहिए मुखिया, उन्होंने अपने व्यक्तित्व कृतित्व से हमको बताया। वो कभी कुछ कहते नहीं थे। अगर मैं उनके व्यक्तित्व की बात करूं तो वो बहुत सहज सरल, और अगर कहूँ कि सादगी उनका अलंकार था और सादगी की और सहजता की वो प्रतिमूर्ति थे। वो जितने बड़े विद्वान थे, कई पुस्तकों का उन्होंने लेखन किया, उतने ही सहज सरल थे। और कहते हैं ना कि विद्या ददाति विनयम, तो एक विनयशीलता उनमें थी, क्योंकि बहुत प्रकांड विद्वान थे और वो उनके पूरे व्यक्तित्व में हमको दिखाई देता था। तो उनके साथ 2 साल मैंने काम किया और बहुत कुछ सीखा। मैं जब आई तो उन्होंने मुझे कहा कि तुमको जितना बने पढ़ा देना, जो नहीं बने बता देना। लेकिन मैं जहाँ भी मुझे ऐसा लगता था कि किसी विषय को लेकर, जब मैं पढ़ाती थी, मेरा जो विषय था भाषा विज्ञान, वहाँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जो अन्य विषय, जैसे कभी निबंध पढ़ाती थी तो मैं सर के पास जाती थी, या किसी भी जहाँ भी समस्या आती थी सहजता से उत्तर देते थे। और फिर मैं कहती थी सर ये तो काफ़ी, मैंने कहा ये हमको पता नहीं है। तो कहते थे नहीं सब मालूम हो जाएगा, आप पढ़ते रहो। पढ़ते रहे, उनसे बहुत कुछ सीखा। और आज भी उन्होंने जो कुछ बताया, उन्होंने जो सिखाया, और वो आज भी याद है। मैं उनके अगर व्यक्तित्व की बात करूं तो समय प्रबंधन जो कहते हैं, समय प्रबंधन हमने कोशिश करी। हम कितना उसमें सफल हो पाए ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक संस्मरण सुनाना चाहूँगी कि एक बार सर अपने कक्ष में बैठे थे, जैसे मैंने कहा कि 8 से 1 बजे तक की
हम लोग की कक्षाएं होती थी, 1 बजे के बाद ही हम जा पाते थे। तो सर बैठे हुए थे, मैं भी बैठी थी, वो हमेशा आँख बंद किए बैठे होते थे। मेरी मित्र आई, वो भी प्रोफेसर थी, बोले अपन चलते हैं। तो मैं बाहर गई, मैंने कहा कि सर बैठे हैं और मैं कैसे जाऊं। तो मैंने कहा मैं तो नहीं पूछ सकती सर से, सर के प्रति अगाध श्रद्धा थी। तो मैंने कहा आप पूछिए। तो वो आई, उन्होंने सर को बोला कि सर मैं गीता को ले जाऊं। तो उन्होंने आंखें खोली, घड़ी देखी और कहा कि 5 मिनट शेष हैं, ले जाओ। तो हम आ गए, लेकिन वो 5 मिनट मुझे हमेशा याद रहते हैं। और सर 5 मिनट की क्या एक कीमत होती है, उसका क्या मूल्य होता है, वो सर से सीखा। और मैंने उनके साथ जो यात्रा शैक्षणिक अपनी शुरू करी, और 40 दशक की यात्रा मेरी रही, उसमें केवल 2 महीने कम है। और वो अविराम निर्विघ्न यात्रा चलती रही। और अभी 31 दिसंबर को मैं सेवानिवृत्त हुई हूँ। और ये मेरे लिए बड़ा सुखद था कि मेरी सेवानिवृत्ति और सर का जो जन्म दिवस एक साथ हमने मनाया, उस प्रसंग को, तो वो मुझे आजीवन मेरी स्मृतियों में रहेगा। और सर के लिए मैं शब्द नहीं है। सर बहुत अच्छे, एक अच्छा उनका व्यक्तित्व था, कृतित्व तो था ही, अगाध कृतित्व। उन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, लगातार 4-4 घंटे पढ़ाते थे, बहुत सीखा। और अगर वो काव्य की बात करते थे, जैसे मैंने उस दिन बताया, काव्य की परिभाषा की बात होती है ना, कि बहुत हमारे यहाँ जितने भी संस्कृत के विद्वान हैं, उन्होंने काव्य को अपने अपने ढंग से परिभाषित करने की कोशिश की है। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, उनमें सबसे करीब आपके कौन सी, आप कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? मैंने जो उनकी जो पुस्तक पढ़ी है, एक तो साहित्य शास्त्र के प्रमुख पक्ष, और एक वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि उसमें मैंने जो पढ़ा, खास तौर से जब काव्य हेतु की बात करते थे सर, और बहुत सारे विद्वानों ने काव्य हेतु को भी अपने अपने ढंग से समझाया है। प्रतिभा, और सभी ने कहा प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास के आधार पर उसकी विवेचना की है। लेकिन आचार्य राममूर्ति त्रिपाठी जी ने बहुत व्यापक काव्य हेतु की चर्चा की है जी। और उन्होंने कहा कि काव्य हेतु को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक है सहजा और दूसरा है उत्पाद्या। और सहजा और उत्पाद्या के भी फिर उन्होंने कई भेद किए। सहजा के फिर उन्होंने भेद किए कि एक सहजा ने जो सहज रूप से जो प्रतिभा हमको मिलती है, जिसको कहते हैं गॉड गिफ्ट होती है, जो जन्मजात प्रतिभा होती है। एक रचनाकार जो जन्म से प्रतिभा लेकर आता है, जिसको कहते हैं कारित्री प्रतिभा, भावित्री प्रतिभा। तो कार्य करने की प्रतिभा, एक कवि में कार्य करने की प्रतिभा होती है कि वो काव्य की रचना कैसे कर पाता है, उसकी वजह से कर पाता है। और भावित्री ने काव्य के मर्म को समझने की प्रतिभा, वो सब में नहीं होती है। और फिर अवान्तर कारित्री प्रतिभा के भेद किए, सहजा है, फिर आहार्या है, फिर उपदेशी की है, फिर सहजा के फिर 2 भेद किए, अयोनिच्छादायिनी, अन्य अयोनिच्छार्थदायिनी, और अन्य योनिच्छादायिनी के फिर 3 भेद हुए, आलेख्य प्रख्यातदा, प्रतिबिंब कल्पार्थदा और तुल्य देवत अन्य देहिवत। फिर उधर हम आते हैं कि उत्पाद्या, कि जिनमें जन्मजात प्रतिभा नहीं होती, वो प्रतिभा को कैसे उत्पन्न करते हैं। तो उसके भी फिर उन्होंने 2 भेद बताए, एक और व्युत्पत्ति और दूसरा अभ्यास। व्युत्पत्ति के उन्होंने फिर 3 भेद बताए। उन्होंने कहा कि लोक निरीक्षण, शास्त्रानुशीलन और काव्याद्य वेक्षणार्थ। एक रचनाकार लोक का निरीक्षण करता है और
शास्त्र का अनुशीलन करता है और काव्य परंपरा का ज्ञान भी अर्जित करता है। जब तीनों का ज्ञान अर्जित कर लेता है तो वो उसमें विवेक बुद्धि जागृत होती है और उसको उन्होंने कहा जाता है, उसके लिए कहा जाता है उचितानुचित विवेक। तब व्यक्ति उचित और अनुचित का विवेक कर पाता है कि क्या उचित है अथवा क्या अनुचित है। फिर अभ्यास की बात जब वो करते हैं, और ये कहा गया अभ्यास के संबंध में, करत करत अभ्यास ते जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़ निशान। तो उन्होंने उसके भी दो भेद बताए, आंतर और बाह्य, और उसके फिर अवांतर भेद बताया, दिव्य है पौरुषय है, कि दिव्य शक्तियों के द्वारा बहुत सारे लोग जो काव्य की रचना करते हैं, और पौरुषय ने पुरुषार्थ के द्वारा। फिर कई बार होता है कि जो काव्य की रचना करनी होती है तो समाधिस्थ, जिसको कहते हैं अंतर शक्ति जो होती है, जिसको कहते हैं एक रचनाकार समाधिस्थ हो जाता है, और समाधिस्थ होकर फिर काव्य की रचना, वो तो सभी के लिए बहुत जरूरी होता है। तो इसे बहुत सारे भेद करके उन्होंने बहुत अच्छे, बहुत व्यापक ढंग से उन्होंने काव्य हेतु को समझाया। और मुझे ये काव्य हेतु बहुत अच्छा लगता है। मैं जब छात्रों को पढ़ाती थी, छात्र भी बहुत खुश होते थे, और मैं हमेशा कहती थी आचार्य राममूर्ति त्रिपाठी की साहित्य शास्त्र के प्रमुख पक्ष, ये पुस्तक देखिए। अच्छा, त्रिपाठी जी के जो रिक्त स्थान हुआ है उसकी पूर्ति कैसे हो रही है, कैसे होगी? इस त्रिपाठी जी का जो रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति तो असंभव है। मुझे लगता है कि अभी हम लोग हैं, हम लोग सब पढ़ाते थे, काव्य शास्त्र में भी पढ़ाती थी, और भी लोग हैं वो भी पढ़ाते थे, लेकिन वो उनका जो ज्ञान था, उनकी जो साधना थी, वो उद्भट विद्वान थे। उनके लिए तो मुझे कुछ कहना मतलब सूर्य को दीपक दिखाने के जैसा है। और वो उनकी एक साधना थी, उन्होंने जो वर्षों जो साधना की, वो जो सुबह से उस अपने उनका जो साधना कक्ष था, जो अभ्यास कक्ष था, जहाँ बैठ जाते थे, जब जाते थे हम उनके घर, वो हमेशा अपने कक्ष में लिखते पढ़ते ही दिखते थे हमको। तो वो तो बहुत मुश्किल है, और वो तुलना रहित है, सर की कोई तुलना नहीं हो सकती। काव्य शास्त्र में भी पढ़ाती थी हमने सर से, लेकिन मैं कुछ कह भी नहीं सकती कि वो रिक्त स्थान की पूर्ति कैसे होगी।